बातचीत में दोनों मेहमानों को महान नेता कहकर संबोधित किया था। ओवल ऑफिस की यह मुलाकात बंद दरवाजों के भीतर हुई थी और इसमें प्रेस को जाने की मनाही थी। ये बैठक अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जुलाई में हुए व्यापार सौदे के बाद हुई है, जो दोनों देशों के बीच गहराते संबंधों का उदाहरण है। यह मुलाकात इसी सप्ताह, आपको बता दें कि मंगलवार को न्यूयॉर्क में ट्रंप की अरब और मुस्लिम देशों के साथ बैठक के बाद हुई, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। पाकिस्तान की शरीफ सरकार ट्रंप प्रशासन के साथ संबंध बनाने के लिए पूरा जोर लगा रही है और ऐसे में अब देखना यह होगा कि जो ट्रंप की मुनीर और शहबाज शरीफ से मुलाकात का समय भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने भारत के ऊपर भारी टैरिफ लगाया है। इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन रूसी तेल खरीदने के लिए भी भारत पर दबाव बना रहा है। रूसी तेल ना खरीदे भारत, इसके लिए वॉशिंगटन का कहना है कि रूस ऊर्जा खरीद से भारत यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध की फंडिंग कर रहा है। वॉशिंगटन से मजबूत रिश्ते पाकिस्तान को अनुदान में मदद दिला सकते हैं, जो कंगाल देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देगा। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जो मुलाकात है इसके मायने हैं। सवाल ये भी है कि ये जो मुलाकात हुई है उसके ठीक पहले आपको बता दें कि महान बताया गया है दोनों को, और ये पहली बार नहीं है। जब पिछले कुछ दिनों में आपको याद होगा जुलाई में ही असीम मुनीर की मुलाकात हुई थी, और जब ये मुलाकात हुई तो कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण रही ये मुलाकात। तो आपको बता दें कि ट्रंप से शहबाज और जो मुनीर की मुलाकात है वो आप समझिए ऐसे कि डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, और इसके अलावा आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में ट्रंप और शहबाज की ये मुलाकात हुई है। आपको बताएं 24 सितंबर को भी ट्रंप और शहबाज की मुलाकात हुई थी, और मुलाकात के दौरान शहबाज के साथ थे असीम मुनीर। आपको बताएं जून के बाद मुनीर की ट्रंप से दूसरी बार ये मुलाकात है, और इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ट्रंप और शहबाज के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। वो मुद्दे क्या थे ये देखना अहम होगा। अमेरिका के सामने नतमस्तक पाकिस्तान, हालांकि ये पाकिस्तान की फितरत है। पाकिस्तान के रास्ते ईरान को साधने में अमेरिका लगा हुआ है। जी हाँ, सऊदी पाक रक्षा समझौते को जो समझौता है उससे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डर है। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि बगराम एयरबेस पर ऐसा लगता है कि इसका हाथ छूट जाएगा अमेरिका को डर उसका भी है। पाक की अमेरिका से आर्थिक सहायता की गुहार है, जो कि हमेशा हर मंच पर रहती है पाकिस्तान की हर जगह पर। क्षेत्रीय सुरक्षा और जो संरक्षण है उसकी भी मांग की जा रही है। पाक और अमेरिका के बीच मजबूत हुए संबंधों का यह संकेत है कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात हुई है। और आपको बता दें कि रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक सहयोग के नए युग की शुरुआत जो है वो भी इसे कही जा रही है। हालांकि ये कितना ज्यादा सफल होगी ये मुलाकात, ये देखना होगा। और आपको बता दें कि हमारे साथ अब, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये काफी अहम है, कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी सर हमारे साथ जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज पर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, ये जो मुलाकात हो रही है बार बार, जून में मुलाकात हुई, अब फिर वापस मुलाकात हुई है। अच्छा, महत्वपूर्ण ये भी है कि शहबाज शरीफ तो ठीक है, लेकिन असीम मुनीर की भी मौजूदगी हमेशा होती है, और तो और ट्रंप ने दोनों की तारीफ भी की है मुलाकात से पहले। क्या बता रहा है ये, किस तरह से रिश्ते बदल रहे हैं अमेरिका और पाकिस्तान के बीच? देखिए, ये चीज आराम से समझी जा सकती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये मुलाकात और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर और शहबाज शरीफ को महान नेता कहना, ये उनकी तारीफ नहीं है, बल्कि ये भारत का डर है। और भारत का डर कैसे है, ये शुरू हो गया था पिछले साल अक्टूबर में, जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी कजान में, रशिया में। उस ब्रिक्स की मीटिंग से ठीक पहले चाइना ने हिंदुस्तान के साथ जो बॉर्डर पर डेप्सोंग और डेमचौक में एक बॉर्डर डिस्प्यूट था पेट्रोलिंग के ऊपर, उसको हटा दिया था। तो तब से डोनाल्ड ट्रंप को डर लगने लगा एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का, और उसकी जो डॉलर है उसके अगेंस्ट एक दूसरी करेंसी के डेवलप होने का। शुरुआत तो वहां से हुई थी। अब दूसरी बात, जब मोदी जी एससीओ की मीटिंग में गए चाइना में, और वहां वो और पुतिन और जी ये मिले आपस में, वो दूसरा डर था। और तीसरा डर था ये कि उभरी हुई ताकत से उभरती हुई ताकत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यानी कि चाइना अमेरिका का प्रतिद्वंदी है, सब जानते हैं, मगर
अमेरिका को और अमेरिका की डीप स्टेट को ये डर लगने लगा है कि आने वाले समय में जिस रफ्तार से हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है, उसकी जीडीपी बढ़ रही है और हिंदुस्तान के नेतृत्व की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, वर्ल्ड लीडर कहा जा रहा है, इसलिए उसको डर लगता है कि आने वाले समय में ये हमारा प्रतिद्वंदी भी हो सकता है। और आखिरी बात ये कि जी। अब उसको ये भरोसा नहीं रह गया है कि क्वेड जो बनाया गया था, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका थे, और जो बनाया गया था चाइना के अगेंस्ट पैसिफिक में, कि भारत उसमें सही भूमिका निभा पाएगा। अब अगर भारत ये नहीं कर पाएगा तो फिर अमेरिका क्या करे? अब तो उसके पास कोई दूसरी जगह नहीं है। और पाकिस्तान इतना बड़ा देश नहीं है, और पाकिस्तान खुद चाइना के साथ है कि पाकिस्तान को चाइना से कन्फ्रंट करने वाले लोगों में शामिल किया जाए। लिहाजा अमेरिका अब खुद उस एरिया में, यानी कि साउथ एशिया में, अपनी प्रेजेंस स्थापित करना चाहता है, अपनी प्रेजेंस स्थापित करना चाहता है, उधार के ऊपर बेस नहीं। अब वो प्रेजेंस कहाँ स्थापित करे, उसके लिए जो ये मुल्ला मुनीर है, ये उन्हें दावत दे आए थे कि आइए ठीक है सर, टीपी त्यागी जी, मैं पाकिस्तान। आती हूँ आपके पास। महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी की भी मौजूदगी है, विदेश मामलों की जानकार है। आपका भी बहुत स्वागत है संजीव जी। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, पाकिस्तान की तो मजबूरी है, जो बात कह रहे थे टीपी सर भी, पाकिस्तान की मजबूरी है, उसे पैसा चाहिए, वो हर मंच पर भीख मांगता हुआ नजर आता है और वो चाहता है कि वो अमेरिका के साथ नजदीकी रिश्ते में रहे। लेकिन अमेरिका की ऐसी क्या मजबूरी हो गई है, क्या उसे एशिया में पैठ बनाने के लिए साउथ इतनी ज्यादा जरूरत हो रही है? और दूसरी बात ये एक चीज कि चाइना को क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पर क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। भारत इंडो पैसिफिक रीजन का सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र है। जाहिर है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र तो है ही। इंडो पैसिफिक रीजन में भी जो भारत का जो प्रेजेंस है, उसको यदि अमेरिका इग्नोर करने की गलती करेगा और अमेरिका को ऐसा लगेगा कि वो भारत के बिना अन्य जो छोटे कंगाली के कगार पर पहुंचे हुए आतंक परस्त और अस्थिर जो राष्ट्र हैं, उनसे अपने गठजोड़ को बना करके वो भारत का सब्स्टिट्यूट पैदा कर लेगा और चाइना को काउंटर कर लेगा, तो ये डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत भारी गलती कर रहे हैं मैं कहूँगा। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अमेरिका को इंडो पैसिफिक रीजन में भुगतने पड़ेंगे, ये बात स्पष्ट है। भारत जो कि जैसे कि मैंने कहा कि विश्व की एक बड़ी सामरिक शक्ति भी है, इंडो पैसिफिक रीजन का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र है चाइना का पड़ोसी होने के नाते। और जाहिर है कि भारत लोकतांत्रिक जो मूल्य है उनमें गहरा विश्वास रखता है। भारत ये चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन का जो एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है वो बना रहे, आतंकवाद की चुनौती पर लगाम लगाई जाए, वातावरण परिवर्तन का जो संकट है उससे जूझा जाए, ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखा जाए। क्या ये पाकिस्तान कर सकता है? क्या अमेरिका पाकिस्तान से गठजोड़ करके या मोहम्मद यूनुस का जो नेतृत्व वाला जो एक डीप स्टेट इन्फ्लुएंस वाला जो बांग्लादेश है उससे साठगांठ करके वो इस तरीके के बड़े डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बना सकता है या चाइना को रोक सकता है? बिल्कुल नहीं रोक सकता। तो ये अगर डोनाल्ड ट्रंप के अंदर इस तरीके के मिसपरसेप्शन पैदा हो रहे हैं कि भारत हमारा साथ नहीं देगा तो हम पाकिस्तान का साथ ले लेंगे, बांग्लादेश का साथ ले लेंगे, तो इससे जाहिर है कि ये बहुत ही भारी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर जो मैं कहूंगा कि वो अमेरिका करेगा अगर वो ऐसा सोचता है। और एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान के साथ इस तरीके का गठजोड़ करना और इस तरीके से पाकिस्तान के लीडर्स को अपीच करना, जो आतंक परस्त मानसिकता रखते हैं, जो कट्टरपंथी मानसिकता रखते हैं, जो कि बेहद लालची प्रवृत्ति के और भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के जो नेता हैं, कभी ये चाइना के खेमे में जाके बैठ जाते हैं, कभी अमेरिका के खेमे में जाके बैठ जाते हैं। और हमें ये भी याद है कि जब फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, तो उस दिन तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इमरान खान जो थे पाकिस्तान के, वो मॉस्को में मौजूद थे। तो इस राष्ट्र, और बाद में ये पता चलता है कि यूक्रेन को ये हथियारों की सप्लाई भी पाकिस्तान कर रहा है। तो इस राष्ट्र पे भरोसा कर पाना क्या अमेरिका के लिए संभव है? क्या वो भारत का विकल्प पाकिस्तान बन सकता है? भारत
और पाकिस्तान के बीच में तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। और यदि आपको चाइना को डील करना है, चाइना को देखिए, काउंटर कोई करना तुलना है। हो नहीं सकती और ये बात तो अमेरिका को भी बहुत बेहतर तरीके से पता है। अच्छा टीपी त्यागी सर, देखिए ये सीधा सीधा पता चलता है कि अमेरिका किस तरीके से दबाव की राजनीति बनाता है, करता है। और दूसरी बात ये भी कि सिर्फ अपने सेल्फ के लिए अमेरिका कहां तक जाता है। आप देखिए कि किस तरीके से दोयम दर्जे का उसका व्यवहार है। वो खुद कहता है कि भारत तेल खरीद रहा है रशिया से और इसीलिए वहां पर लोगों की जान जा रही है, जबकि खुद भी रशिया के साथ डील करता है, खुद ही यूक्रेन में जाकर जिस तरीके से मदद कर रहा है, गाजा पट्टी में लोगों की जान जाती है वहां पर। तो उस वक्त क्या अमेरिका सही हो जाता है? अमेरिका का हर फैसला सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है। यह बात पिछले 20 जनवरी 2025 के बाद, जब से दूसरी बार सत्ता संभाली ट्रंप ने, तब से खास करके नजर आ रही है सर। देशों का दृष्टिकोण सेल्फ सेंटर्ड होना चाहिए और होता है। इसमें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान इसमें है कि उनके सेल्फ सेंटर्ड डिसीजन के कारण अगर दूसरों को नुकसान पहुंचता है तो वो गलत है। जैसे अब वो पाकिस्तान से जो नजदीकी कर रहा है, वो नजदीकी इसलिए नहीं है कि वो पाकिस्तान को चाहे हिंदुस्तान के बराबर समझ रहा है। वो नजदीकी इसलिए है कि अब जब भारत का विकल्प कोई उसको दूसरा नहीं मिल रहा साउथ एशिया में, तो अब वो पाकिस्तान में खुद जाके अपना अस्तित्व स्थापित करना चाहता है, ताकि वहां से वो अफगानिस्तान के बगराम बेस को लेने में भी पाकिस्तान की फौज का इस्तेमाल कर सके, ईरान के ऊपर एक्शन लेने में भी वो पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सके, और इतना ही नहीं, वहां से जो चाइना के खिलाफ एक्टिविटीज हैं उनको भी कैरी आउट कर सके। लिहाजा वो अब पाकिस्तान में अपने आप को स्थापित करना चाहता है, वरना क्लोज डोर मीटिंग की आवश्यकता क्या थी। और ये जो शहबाज शरीफ को बुलाया गया है, ये तो नाम के लिए है जी। अभी जो यूएनजीए की मीटिंग हुई थी उसमें शहबाज शरीफ जबरदस्ती घात लगाए खड़े रहे कि जैसे ही ट्रंप निकलेंगे उनसे मिले, और 36 सेकंड के अंदर वो मुलाकात खत्म हो गई। मगर जब उन्होंने मुनीर को बुलाया था तब 2 घंटे मुलाकात चली, और मुनीर के साथ ये उनकी दूसरी मीटिंग है, शरीफ के साथ पहली मीटिंग है। यानी कि शरीफ को तो इसलिए बुलाया है ताकि अगर कोई फैसला लिया जाए तो उसमें शरीफ और मुनीर दोनों शामिल हो। और मुनीर चालाक है। मुनीर ने उसका पहले तो ये कहा कि आपने सीज फायर कराया, उसके डिफेंस मिनिस्टर ने मना कर दिया। यानी कि उस देश के ऊपर यकीन कर रहे हैं अमेरिका, जिनकी हर बात झूठी साबित होती है, एक नहीं कि कई एग्जाम्पल दी जा चुकी हैं। उस मुनीर को उसने बुलाया और वो मुनीर उन्हें दावत क्या दे आया, वो मुनीर दावत दे आया कि आप आइए, गैस निकालिए बलूचिस्तान से, तेल निकालिए, मिनरल्स निकालिए, वहां तो यूरेनियम भी है, वो भी निकालिए। इतना ही नहीं, अगर आप हमको मदद करेंगे, हम इजराइल को भी सपोर्ट करने के लिए, रिकॉग्निशन देने के लिए तैयार हैं। ये भी कहा है श्रीमान जी वहां पे। और फिर ये भी कि हम आपको नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड करते हैं। यानी कि पूरी तरह से दंडवत प्रणाम करके चले आए ताकि किसी तरह से कुछ पैसा मिल जाए। लेकिन बलूचिस्तान की आज ये खबर आई है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका यहाँ आके तो देखे, 2 बड़े प्रांत जहाँ पे उनके मिनरल्स हैं, उन्होंने उन दोनों प्रांतों के ऊपर कब्जा कर लिया है। और उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पे कोई ही किस्म का कोई एक्सप्लोरेशन होना है तो अमेरिका हमसे डायरेक्ट बात करे, तब पाकिस्तान से नहीं। और अगर वो उनसे डायरेक्ट बात करेगा तो उनकी पहली कंडीशन होगी कि हमें हमारी स्वतंत्रता के लिए आपको करना होगा। तो ये पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है, अमेरिका भी उस जाल में फंस रहा है, लेकिन ये सब अनटेनेबल है। ये आज आपको बहुत सुनहरा दिखाई दे रहा है, कुछ ही समय पश्चात यू विल फाइंड कि ईरान और पाकिस्तान के अंदर झगड़े प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि ईरान कहेगा कि मेरे सबसे बड़े दुश्मन को आप अपने यहाँ पे शरण दे रहे हैं, कैसे ईरान एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है सर,
आती हूँ। अच्छा संजीव जी, देखिए व्हाइट हाउस की ये प्रथा रही है कि जब भी इस तरह की कोई मुलाकात होती है तो पहले और बाद में जो फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वो जारी की जाती है। पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं हो रहा है कि फोटोज वीडियो सामने आई हो। आखिरकार जब अंदर बातचीत चल रही होगी तो किस विषय पर सबसे ज्यादा बातचीत हो रही होगी? ठीक है, नोबेल पुरस्कार वाली बात तो जो ट्रंप है उनकी मंशा, वो बहुत बार वो खुद ही कह चुके हैं कि उनको मिलना चाहिए, लेकिन और जैसे ही असीम मुनीर पिछली बार मिलकर आए थे तो तुरंत उन्होंने ये बात कही थी कि हाँ भाई मिलना चाहिए, नॉमिनेशन में मतलब इनको जाना चाहिए और ट्रंप को मिलना चाहिए नोबेल प्राइज। वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अमेरिका के वो कौन से मुद्दे होंगे या फिर पाकिस्तान किस मुद्दे पर बातचीत कर रहा होगा? आखिरकार बंद कमरे में इस बातचीत में हुआ क्या होगा? देखिए, पहले तो ये कि पाकिस्तान की जो पूरी छवि है वो एक नोटोरियस राष्ट्र की है, आतंकपरस्त राष्ट्र की है, आतंकवाद के एपी सेंटर के रूप में वो कुख्यात है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में। विश्व का जो सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन उसी पाकिस्तान में पाया गया था और इसी अमेरिका ने उसको जाकर के वहां पर ढेर किया था स्पेशल ऑपरेशन में। ये पूरी दुनिया जानती है, अमेरिका भी जानता है। और इस पाकिस्तान के साथ अमेरिका अगर क्लोज डोर मीटिंग कर रहा है, वो सामने आकर के फोटो और वीडियोज वगैरह जिस तरीके से नॉर्मल तरीके से जारी किए जाते हैं डिप्लोमेटिक टॉक्स के बाद, तो ऐसे में ये स्पष्ट दिखाता है कि पाकिस्तान की जो छवि है उससे अमेरिका भी वाकिफ है और वो छवि नकारात्मक है। इस बात को और उससे ज्यादा नजदीकी दिखाना, ये जाहिर है कि ट्रंप प्रशासन के अंदर इस बात का जरूर कहीं ना कहीं एहसास है कि इसके साथ ज्यादा नजदीकी दिखाना और ज्यादा ओपन तरीके से आना वो अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कि बोस्ट करते हैं कि मैं डील्स ओवर डील्स करता रहा हूं, मैं आर्ट ऑफ डील जानता हूं, तो ये जो बंद कमरे में कुछ डील वगैरह जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ टेक्टिकल गेन्स की, मुझे कुछ मिनरल्स मिल जाए, मुझे बलूचिस्तान में कुछ हासिल हो जाए, कुछ ईरान के लिए कभी कोई कार्रवाई वगैरह इत्यादि करनी हो तो पाकिस्तान अपना कुछ बेस इत्यादि दे दे, अफगानिस्तान में जो वॉच रखने के लिए अपने बेसिस प्रोवाइड करे, इंटेलिजेंस जो कि जाहिर है कि पाकिस्तान आतंकपरस्त राष्ट्र है, तो पाकिस्तान के पास आतंकियों के बारे में सारी जो वहाँ की खुफिया एजेंसीज को इंफॉर्मेशन रहती है। और इस बात की भी रिपोर्ट्स रही कि ऐमान अल जवाहिरी को काबुल में मार गिराने में पाकिस्तान ने जरूर कुछ अमेरिका की मदद की थी और इसकी वजह से ही उसको इंटेलिजेंस मिली कि ऐमान अल जवाहिरी कहाँ पर छुपा हुआ है। तो ये सारी जो टैक्टिकल जो गेम के लिए ये बंद कमरे की जो डील है अवश्य चल रही है। लेकिन एक बात मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, अगर वो इस तरीके के कोई गलतफहमी को उन्होंने पाल रखा है कि वो इस तरीके से अमेरिका के साथ कोई डील्स इत्यादि करके और वो भारत के खिलाफ कोई साजिश करेंगे और उसमें भारत के खिलाफ वो सफलतापूर्वक कुछ साजिश कर लेंगे, तो वो भूल जाएं ये जो नया भारत है, ये जो नया नॉर्मल हमने सेट कर रखा है, ये बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। और ये आप कोई भी पैक्ट कर लीजिए, कोई भी डील वगैरह कर लीजिए बंद कमरे में बैठ करके, भारत के खिलाफ यदि कोई साजिश होती है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ सख्त से सख्त जवाब देगा। उसमें भारत का जो कोई कॉम्प्रोमाइज भारत नहीं करेगा। आतंकवाद के खिलाफ हमारी जो पॉलिसी है इस नए भारत की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को नोट कर लेना चाहिए और भारत के खिलाफ यदि किसी तरह की साजिश की उन्होंने कदम बढ़ाए तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जी ठीक है, आती हूँ संजीव जी आपके पास। अच्छा त्यागी जी, देखिए सर, एक बात तो ये है ना कि भारत पर अमेरिका ने लाख दबाव बनाने की कोशिश की, भारत झुका नहीं, चाहे टैरिफ के माध्यम से की हो, उसके बाद और भी कई सारी चीजें, जो H1B वीजा है उसकी फीस बढ़ा दी, जबकि वो जानता था कि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित भारतीय होंगे क्योंकि 70% से ज्यादा इस वीजा को लेने वाले भारतीय थे। तो हर तरीके से दबाव बनाने की तो कोशिश की, लेकिन भारत झुका नहीं। तो अब कोशिश पाकिस्तान वहां पर कर रहा है जो कि बिल्कुल एक तरह से झुककर और नीचे होकर चले, जो कि पाकिस्तान है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से हर वो बात मानी जाती है जो अमेरिका कहता है। भारत ये नहीं कर सकता और भारत ये बात जानता है कि वो अपने लिए लड़ भी सकता है और अपने लिए वो तमाम डिसीजन ले सकता है। शायद यही बात अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आ रही है। बिल्कुल सही कह रही है आप खुशबू जी, यही बात ट्रंप को रास नहीं आ रही है। ट्रंप ने भारत को पर दबाव बनाने के लिए पहले तो टैरिफ बढ़ाई, 50% कर दी। H1B वीजा
कि फीस $1 लाख कर दी, जानते हुए भी कि इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट भारत के ऊपर पड़ेगा, करीब 71% हमारे लोग। और तीसरा, चाबहार ईरान का जो पोर्ट था, उसमें उसमें जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस पर प्रतिबंधों से छूट दी हुई थी, वो छूट वापस ले ली और फिर वो प्रतिबंध लगा दिए। यानी कि हर तरह से भारत को दबाव में लाने की उन्होंने कोशिश की, और ये कोशिश की कि भारत भी ये कह दे कि हाँ जी, आप तो नोबेल प्राइज के लिए बेस्ट कैंडिडेट है, हाँ जी आप ही ने कराया था सीज फायर। दोनों चीजें हम तो मना कर ही रहे हैं। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान भी मना कर रहा है, बेशक चाहे मुनीर कहते रहे, पर उन्हीं के डिफेंस मिनिस्टर जो है वो कह चुके हैं कि उनका सीज फायर में कोई रोल नहीं था। ये सिचुएशन होने के बाद अब सवाल ये है कि जो ट्रंप को डर है, वो डर है थर्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि पिछले साल जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी तब ये आवाज आई थी कि वी हैव टू डेवलप ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और देखिए, जो रिश्ते हैं वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहते, वो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बदलते रहते हैं। बहुत मुमकिन है कि अगर इनका ये ही व्यवहार चलता रहा तो एक ब्लॉक बन जाए जिसमें रशिया और चाइना तो इंक्लूड हो ही रहे हैं, हिंदुस्तान भी इंक्लूड हो सकता है। ये कल को क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जो आज हो रहा है उसके हिसाब से अंदाजा लगा रहा हूं कि ये एक ब्लॉक बन सकता है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन भी होती हुई नजर आ रही है उसी ट्रंप की हरकतों की वजह से, जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर अपने स्टांस को इतनी बार बदला है जितनी बार गिलगित भी रंग नहीं बदलता। इन्होंने पहले कहा था कि यूक्रेन का मैं साथ नहीं दूंगा, रशिया मेरा दोस्त है। आज कह रहे हैं कि यूक्रेन जीत सकता है, ठीक है सर। रशिया कागजी शेर है। तो इस व्यक्ति का क्या आज यकीन किया जा सकता है? जी बहुत बहुत मुमकिन है कि वो जो प्लान कर रहे हैं हाँ ये सब इन ए वेरी शॉर्ट टाइम दे ठीक है विल सर। बी ए फियास्को। ठीक है सर, बिल्कुल लगातार रहेगी नजर, थोड़ी समय की भी कमी है सर। बहुत शुक्रिया आपका टीपी त्यागी सर, और साथ ही साथ संजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, मौजूदगी है सीएम